और कितना टाइम है चिपलून के लिए? बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूं थोड़ा सा? अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। आज सुबह 8 बजे इसकी लाश मिली खेतों में। मतलब कल शाम 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में इसका कत्ल किया गया होगा। बिल्कुल, किसी धार वाले औजार से, मोस्ट प्रोबेबली छुरे से एक सिंगल कट से विंड पाइप काटा गया है और चंद सेकंड्स में हुई होगी। साहब, इस अरुण गोडबोले ने सबसे पहले देखी थी लाश और फिर ये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। उसके बाद फिर मैंने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया और हम लोग सब उस जगह पे पहुंचे, वहाँ लाश देखी और फिर वहीं से मैंने आपको फ़ोन किया था। साहब सरपंच जी, अपने बेरुडी गांव में से ऐसा कोई है जो इस लड़की को पहचानता हो? नहीं हो साहब, क्योंकि अपने बेरुडी गांव के सारे लोग देख कर गए, किसी की पहचान की नहीं निकली। मुझे लगता है साहब ये कोई बाहर वाली होगी। शायद बेरुडी गांव की नहीं होगी, लेकिन किसी बेरुडी वाले के घर में मेहमान तो हो सकती है ना। हो साहब, ये हो सकता है। साना जी सर, गाँव से खबर निकलवाओ, क्या ये बेरुडी में किसी के घर की मेहमान थी? बाजू का गाँव नाकुरली, वहाँ भी पूछो। जी सर। जगताप, दोनों गांव में एक एक घर में पूछो। हो सर, ठीक है। नाम क्या है इसका साहब? क्या बे, तू सारी लेडीज को नाम से जानता है? अरे वैसा नहीं साहब, वो क्या ना, नाम पता होता है तो दिमाग में घंटी बजती है ना। नाम वाम पता नहीं, लाश के आसपास कुछ नहीं मिला था। नहीं साहब, इसको पहले इधर नहीं देखा। हाँ, शांति से सांस लो। 24 घंटे के ऊपर हो गए, पुलिस को उसका नाम तक नहीं पता चला। चलो अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब वापस अपने काम पर लग जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जैसे कुछ हो ही ना हो। बोलो। नासिक कब लौट रहे हो? अब देखो, रेजिग्नेशन तो दे दिया है, 1 महीने का नोटिस पीरियड है। तो मतलब 1 महीना वहाँ और काम करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा ही ना, रूल है। उसके बाद नासिक। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। सर, बेरुडी, वाकुर्ला और नाकुरली
इन तीनों गांवों में हाउस टू हाउस चेकिंग की है, लेकिन ये लड़की इन तीनों गांव में से नहीं मालूम होती। सारे जिले की मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। जी सर। साना, ये भी तो हो सकता है लड़की कहीं और की हो, बस उसे यहाँ लाकर मार डाला गया हो। जी सर, कहीं और से भी हो सकती है, दूसरे जिले, दूसरे राज्य से, कहीं से भी। और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं, पर कोई मार का पुराना निशान नहीं, कोई गोदना नहीं, कुछ भी नहीं। 1 महीना हो गया डॉक्टर, अभी तक एक भी सुराग नहीं है हमारे पास। बस ये कि उम्र 23 से 27 के बीच की है। काश मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाता, पर है ही नहीं। कुछ मिला मेरा? सर, ये 9वीं बार चेक कर रही हूँ मैं। लेगिंग और कुर्ती में कोई भी पॉकेट्स नहीं है, कुछ खास आइडेंटिफिकेशन नहीं। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि कौन हो सकती है ये। एक मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं। मेरा ये सजेशन है कि कपड़े आपके पास रहेंगे, बॉडी की विसेरा, कुछ खास अंश मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, बाकी बॉडी का क्रियाक्रम आप कर सकते हैं। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। उठाया? जी नहीं, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम माँ बाप हैं उसके, दुश्मन नहीं। हमसे छुपने छुपाने से क्या मिलेगा? सच कहूं जी तो मैं भी अपनी बेटी के इस रवैये से थक गई हूं। जब 4 लोग मुझसे पूछते हैं ना, कहाँ है वो, क्या कर रही है, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। पुलिस के पास भी तो कोई जवाब नहीं है ना। 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। गायत्री, मैं सिर्फ उससे इतना कहना चाहता हूं कि जो मर्जी आए करे, उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन हम भी तो उसके अपने हैं, हमें भी तो बताए। गाड़ी तो मक्खन है बॉस। ऐसे ही नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन की है, सिंगल हैंडेड यूज है। अच्छे से अच्छा प्राइस दिलाना। 1-2 पार्टी है, बात करता हूँ। अगर उन्हें टेस्ट ड्राइव चाहिए तो मुझे एक दिन पहले फोन करना। ओके। चलो ना, छुट्टी ले लो। क्या सोचा तूने? किसी को पता ही नहीं चलेगा कभी। तो क्या बोल रहा है सूरज? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे हर मूवमेंट की खबर रहती है यहाँ, समझा? मतलब तू साफ साफ बता ना, क्या बोलना चाह रहा है? अबे इतने टेंशन में क्यों आ रहा है तू? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? तूने फोन क्यों किया वो बता सूरज। अबे यूं ही। मैंने सुना तूने मुंबई की जॉब छोड़ दी, नासिक वापस आ गया। हाँ आ गया हो तो? सुन, बॉस ने मैसेज भेजा है तू एलिस्टर वापस लौटा, इसीलिए फोन किया तुझे। नहीं यार सूरज, मैं एलिस्टर वापस से ज्वाइन नहीं करना चाहता। इनफैक्ट दूसरे एक जॉब ऑफर को मैंने यस कह दिया है। सोच ले, जो तुझे नई कंपनी ऑफर कर रही है उससे बढ़ाकर पे पैकेज देगा बॉस। सॉरी सूरज, पर बॉस को नॉट इंटरेस्टेड बोल देना। अगर आगे जाके जरूरत पड़ी तो मैं सामने से फोन कर दूंगा बॉस को। मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम वापस एलिस्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अब वो मेरे और तुम्हारे बीच कभी नहीं आ पाएगी। नहीं आएगी ना?
उस मनहूस रात को उस जवान औरत का कत्ल करने के बाद कातिल के लिए फिर से जिंदगी में लौटना असंभव हो चुका था। हालांकि कत्ल के 2 महीने बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी। इस केस का हल निकल आने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। अब अगर कोई शख्स ये साबित कर पाता कि किसी भी चीज का असंभव होना नामुमकिन है तो शायद केस में कोई पहल होती। कौन था ये शख्स और क्या साबित करने जा रहा था? फुल सर्च किया था ना तुमने साने? जी सर, इलाके के सारे टेलर्स को टैप किया था। अपने एसपी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही उलझे केसेस की फाइल मंगाई और सबसे पहले यही वाला चुन लिया। सुन रहा हूँ पासिकल। सर, हमारी ज्यूरिडिक्शन में 14 गांव आते हैं। सभी को खंगाला था। जिले के बाहर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। पास के जिलों से भी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन की। लगभग 1 महीने की रिपोर्ट चेक की थी सर। सर, लास्ट हमने विक्टिम की कुर्ती के टैग पर काम किया था। अपनी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट सभी टेलर्स और रिटेल गारमेंट वालों से बात की थी। हो सकता है लड़की अपने रत्नागिरी के नाम? हाँ सर, पूरी संभावना है। विक्टिम की तस्वीर और डिटेल्स सारे पुलिस जोन में सर्कुलेट की है, ऑनलाइन भी डाल रखी है। और 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक एक सिंगल रिस्पॉन्स नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल रात को 8 से 12 बजे के बीच हुआ होगा। करेक्ट सर। और ये गांव जहाँ ये कत्ल हुआ था? बेरुडी सर। बेरुडी। उस रात का बेरुडी का डम डेटा निकलवा सर। मुझे नहीं लगता कि बेरुडी कोई बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। वहाँ के टावर से उस रात 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच तक का पूरा डम डेटा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। मिल जाएगा सर। पार्सेकर, मुझे, तुम्हें और पूरी टीम को ये केस क्रैक करना है पूरे नए सिरे से। और सिर्फ ये केस नहीं, इन फाइलों में जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। आपसे कोई बैकलॉग नहीं होगा। नहीं होगा सर। डम डेटा रिकॉर्ड कल सुबह फर्स्ट थिंग पार्सेकर। सर। स्त्री पहनावा? सर, स्त्री पहनावा नाम का कोई भी टेलर पूरे जिले में नहीं। होना भी मुश्किल है। ऐसा नाम किसी रिटेल दुकान का लगता है। हो सकता है कुर्ती रेडीमेड हो। अगर आप लोगों ने रत्नागिरी के सभी टेलर से बात की है तो एक बार ऑनलाइन चेक करते हैं। शायद इंटरनेट पर इस ब्रांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 12 जून शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उस इलाके के सारे मोबाइल टावर्स का डम डेटा चाहिए मुझे। जितने भी मोबाइल फोन्स उस एरिया में एक्टिवेट हुए थे सारों के नंबर्स और डिटेल्स चाहिए 2 घंटे में। सर, कुल मिला के उस इलाके में 4 सेलफोन टावर्स एक्टिवेट थे उस रात। सब लोग डेटा भेज रहे हैं। साने आज शाम तक टेबल पर होने चाहिए। सुबह तक सारे डेटा छाटने होंगे। और हाँ, सारे स्टाफ को बोल दो आज शाम कोई घर नहीं जा रहा है। सर। हेलो, स्त्री पहनावा गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। गुड आफ्टरनून। मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से एएसपी संदीप भूषण बोल रहा हूँ। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, हम एक औरत का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी सर। विक्टिम के बॉडी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है, सिवाय इसके कि उसने जो कुर्ती पहन रखी थी उस पर आपकी कंपनी स्त्री पहनावा का लेबल लगा हुआ है। लेबल के लोगों को मैंने आपकी वेबसाइट के लोगों से मैच किया है। सर, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ये गारमेंट्स आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? एक्चुअली सर, हमारी ये स्टार्टअप कंपनी है, बस 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं? यस सर, लेकिन ऑनलाइन भी हम डायरेक्टली नहीं बेचते। हमारे अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं हमारे पास। जैसे कि फेम पेटल्स, के कलेक्ट, फॉर स्टाइलो, क्रेजी वोक, बाय क्राफ्ट और फीवर टेंजो। ये 6 पोर्टल्स हो गए, कोई और है? नहीं सर, फिलहाल ये 6 हैं। और ये 6 बिलिंग और शिपिंग करते हैं? दैट्स राइट सर। क्या नाम है आपका? सर, ऋतु जैन। ऋतु, जो विक्टिम ने कुर्ती पहनी थी उसका एक फोटोग्राफ मैं आपको भेजता हूँ।
आप मुझे चेक करके बताइए कि इन 6 पोर्टल्स में से किसने अपनी वेबसाइट पर उस डिज़ाइन को एडवर्टाइज किया था जहाँ से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी। ओके ओके सर। आपका मोबाइल नंबर? शाज़िया, ये देखो, रत्नागिरी पुलिस ने भेजा है। किसी लड़की ने पहना था जिसका मर्डर हुआ है। मैम, ये तो अपने फ्लोरल मैजिक डिजाइन के सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्रिंट है। फ्लोरल मैजिक? यस सर, ये फ्लोरल डिजाइन हमारी सबसे पॉपुलर डिजाइन रेंज है। सभी 6 पोर्टल्स पर फास्ट मूविंग प्रिंट है सर। इसका मतलब कस्टमर इन 6 पोर्टल्स पर ब्राउज करते हैं, वहाँ पर इस डिज़ाइन को पसंद करते हैं और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। राइट सर। उसके बाद ये पोर्टल्स ये ऑर्डर आपको प्लेस करते हैं और आप प्रोडक्ट पोर्टल के एड्रेस पे भेजते हैं। करेक्ट सर, पोर्टल के वेयरहाउस के एड्रेस पर। और फिर पोर्टल इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है कुरियर से। जी सर। इसका मतलब इन 6 पोर्टल्स में से कोई एक पोर्टल है जहां से शायद विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी और उस पोर्टल के पास विक्टिम का नाम, नंबर और पूरा पता होना चाहिए। राइट सर, होना चाहिए। सर 12 जून को शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के बीच में कुछ 600 फोन कॉल एक्टिवेट हुए थे सर, जहां से मैं लाश मिली। सभी के नाम और एड्रेस मिले? यस सर, सभी 600 नंबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं सर। वेरी गुड। मैंने 6 पोर्टल्स निकाले जहां से हो सकता है कुर्ती ऑर्डर हुई हो। राइट सर। रास्ता लंबा है लेकिन मिल गया। राइट सर। फेम पीटल्स, के कलेक्ट, फोर स्टाइलो, क्रेजी वोग, बायक्राफ्ट, फीवर 10 जोन, ये उन 6 पोर्टल्स के नाम हैं। स्त्री पहनावा एक स्टार्टअप कंपनी है जो सिर्फ 4 महीने पुरानी है और मर्डर के वक्त 2 महीने पुरानी थी। ये कंपनी जोधपुर से रेडीमेड कपड़े इन 6 पोर्टल्स को भेजती है और फिर ये 6 पोर्टल्स उन कपड़ों को कस्टमर तक पहुंचाते हैं कुरियर से। उन 2 महीनों के दौरान शायद इन 6 में से किसी एक पोर्टल से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी हो। सर 6 के 6 पोर्टल्स के सारे सेल्स रिकॉर्ड चेक करते हैं। एग्जैक्टली। और ये जो डिज़ाइन है फ्लोरल मैजिक, पता करो कि इन 6 पोर्टल से कितने कस्टमर्स को डिलीवर हुआ। हर कस्टमर की डिटेल निकालो, उनमें से कोई एक हमें विक्टिम तक लेके जाएगा। यस सर। सिट डाउन। सर उस इलाके में जो 600 फोन एक्टिव थे उसमें से 550 तो उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के थे और 50 उस इलाके में स्टेशनरी थे। सुपर्ब। इन सारे नंबर्स को स्कैन करो। हो सकता है गांव वालों में से किसी ने मारकर बॉडी वहां फेंकी हो या फिर उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों में से किसी ने लाश वाले स्पॉट पर या बाहर कहीं मर्डर किया और उस जगह पर बॉडी डंप करके चले गए। जी हाँ, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिज़ाइन। आप लोगों ने अप्रैल 2015 से जून 2015 तक जितने भी ऑर्डर्स कुरियर किए हैं, हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम और एड्रेस चाहिए। अप्रैल 2015 से जून 2015। जी हाँ, एकदम अर्जेंट है, अभी चाहिए। जी जी, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिज़ाइन। और ये जो 50 फ़ोन नंबर्स उसी इलाके से हैं, इन सारे यूजर्स की फोटोग्राफ मंगाओ। क्रॉस चेक करो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम किस किस से बात कर चुके हो और कौन कौन रह गए। जी सर।
6 पोर्टल से कुल मिला के कितने सेल्स हुए थे? सर तकरीबन 124 ऑर्डर प्लेस हुए थे। एक्चुअली सर 5 पोर्टल से सेल्स हुई थी। एक है बायक्राफ्ट, जहां से एक भी सेल नहीं हुआ। और इन 124 में से कितने चिपलून और बेरुडी की तरफ हुए थे? एक भी नहीं सर, सबकी सब सेल्स मुंबई, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाकी कुछ दूसरे शहरों में हुई। सभी सेल्स की रिसिप्ट लेके आओ, नाम, एड्रेस, सब कुछ। सब। पूरे 2 महीने तक पुलिस को लाश के बारे में एक सिंगल सुराग नहीं मिला, और अब 2 महीने के बाद 3 दिन के अंदर काफी चहल पहल के बाद इन्वेस्टिगेशन के 2 मोर्चे खुले थे। एक तरफ लाश की कुर्ती पर लगा लेबल एक अहम सुराग साबित हुआ था, और दूसरी तरफ सेलफोन टावर के डंप डेटा से कातिल की तरफ कदम बढ़े थे। एक असंभव सा केस अब मुट्ठी में आने लगा था। Wow, it's beautiful. पसंद आई तुम्हें? पसंद? I just love it. मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। Thank you so much. यस सर। ये राकेश सर को देना। ओके सर। तुमने रिजाइन किया और मुझे बोला तक नहीं। मेरे माइंड की शांति भी मायने रखती है। और मैं मायने नहीं रखती। मैं यहाँ से चले जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो मेरा भी यहाँ रहकर जॉब करना पॉसिबल नहीं है। तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। देखो प्लीज, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ जॉब नहीं, घर भी छोड़ दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब कर दिया तो कर दिया ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस रिजाइन दिया, बैग पैक किया और आ गई। अब अंदर आऊं? कॉफी सर। रख दो। तो कुल मिला के 116 लेडीज ने इन 5 पोर्टल से फ्लोरल मैजिक प्रिंट वाली कुर्तीज ऑर्डर की थी। सर, हमने कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर तो कभी सिम कार्ड बेचने वाले बनकर इन सभी 116 औरतों को फ़ोन किया था। इन सभी ने हमारे कॉल्स उठाए, हमसे बात की। और 8 जेंट्स ने ऑर्डर किए, 4 मुंबई, 2 दिल्ली, 2 उदयपुर। और उन्हें फ़ोन करने का कोई मतलब बनता नहीं। फ़ोन करके पूछ नहीं सकते हैं कहीं आपने फ्लोरल मैजिक की कुर्ती पहनी हुई किसी लड़की को मर्डर तो नहीं किया? सर, जहाँ पे हमें लड़की की लाश मिली वहाँ के टावर से मिले फ़ोन नंबर और वो 124 लोग जिन्होंने पोर्टल से कुर्ती ऑर्डर की थी उनके नंबर्स, उनमें आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कनेक्शन तो निकल ही सकता है। हम ये बात मानकर क्यों चल रहे हैं कत्ल किसी एक इंसान ने किया है? 2, 3, 4 या कई लोगों के कोऑर्डिनेशन से कत्ल होना कोई असंभव बात तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है सर। एक काम करो, इन सभी 600 फ़ोन नंबर्स के और इन 8 मेल कस्टमर्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और मैचिंग शुरू करो। कोई ना कोई कनेक्शन निकल सकता है। सर, कनेक्शन निकल गया। सर, कनेक्शन बन गया। सुपर पारसेकर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन केस अभी सिर्फ पेपर पर क्रैक हुआ है, इसे एक्शन में क्रैक करते हैं। सर, ये है बेरुडी के रेजिडेंट का नंबर और उसके कॉल रिकॉर्ड्स। और इस कॉल रिकॉर्ड में सर ये एक नंबर है जो forestallo.com से ऑर्डर करने वाले मुंबई के मेल कस्टमर का नंबर है। दोनों के बीच कॉल्स हुए हैं, कई बार हुए। मैम, मैं forestallo.com से आया हूँ। मिस्टर विनय देश पांडे के लिए डिलीवरी है। सर, ये विनय देश पांडे गांधीवली मुंबई में रहता है। थैंक यू मैम। और सर, बेरुडी गांव में जिस आदमी के साथ विनय देश पांडे की बात हुई थी उसका नाम है नंदू बर्वे।
मुंबई के इस विनय देशपांडे और बेरुडी के नंदू बर्वे के बीच 12 जून से पहले भी कई बार फोन कॉल्स हुए हैं और 12 जून की शाम को नंदू के फोन की लोकेशन भी वही थी जहां पे हमें लाश मिली। और इस विनय देशपांडे का फोन? उसका फोन महाड में स्विच ऑफ हुआ था सर। तूने तेरा फोन महाड में स्विच ऑफ किया था ना? हाँ। और दूसरे ही दिन 13 जून को नंदू ने विनय को सुबह 9:30 बजे फोन किया। कहाँ पहुंचे हो? पनवेल में चाय पी रहा हूँ। सुबह बॉडी मिली है गाँव वालों को। सरपंच सबको औरत के बारे में पूछ रहा था, किसी के पहचान की नहीं है। होगी भी कैसे? दोनों का बाकायदा कनेक्शन है सर। इस विनय देशपांडे के फोन रिकॉर्ड्स और बाकी सारे डिटेल्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। सर तब तक इस नंदू बर्वे को उठाते हैं। नहीं अभी नहीं, पहले विनय देशपांडे मुंबई चलते हैं और पता करते हैं कि उस विक्टिम का उसके साथ कोई ताल्लुक था या नहीं। और जैसे फोन रिकॉर्ड्स आते हैं इस नंदू बर्वे पर झपट पड़ते हैं। जी हम रत्नागिरी से हैं, विनय देशपांडे को ढूंढ रहे हैं। यहीं रहता है ना वो? आप उससे क्यों ढूंढ रहे हो? हम रत्नागिरी पुलिस से। वो हमारा किराएदार था, 2 महीने पहले ही चला गया। कहाँ चला गया? नासिक साइड का था, बोला वापस जा रहा हूँ। उसके साथ यहाँ कोई लेडी रहती थी, कोई लड़की? हाँ, उसकी पत्नी चांदनी। चांदनी? क्या हुआ उसे? कमलेश आज चांदनी शू થઈ ગયું? ये मर गई है? 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। आपके और विनय देशपांडे के बीच कोई रेंट एग्रीमेंट तो हुआ होगा? जी। हमें उसकी एक कॉपी चाहिए। सर एग्रीमेंट में विनय के नासिक के घर का एड्रेस है, उसके सिम कार्ड का फॉर्म, उसके कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास कल सुबह आ जाएंगे। पहले दोनों डॉक्यूमेंट से एड्रेस मैच करते हैं, उसके बाद हम नासिक जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि उसने अपनी बीवी चांदनी को क्यों मारा। चांदनी? हाँ, कौन है ये चांदनी? मेरी कलीग है। क्यों? और तुम्हारी ये कलीग जानती है कि तुम शादीशुदा हो? तुम शादीशुदा हो? नो। यस, हाँ उसे मालूम है, मैंने उसे बताया था। और तुम उससे शादी करना चाहते हो? चांदनी आई लव यू। और तुम्हारी बीवी, वो तुमसे प्यार नहीं करती? तो मेरा क्या होगा विनय? अनीता, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी वाइफ से भी प्यार करते हो और मुझसे भी प्यार करते हो। ये कैसे होगा विनय? दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही होगा ना? मैं अनीता को छोड़ नहीं सकता और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम वाकई ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी और को भी प्यार करो और मुझे इसमें कोई एतराज ना हो? अनीता, मैं तुम दोनों से सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्यार 2 लोगों के बीच होता है, 3 लोगों के बीच कंध होती है जिसकी बदबू मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। विनय, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम एक काम करो, उस चांदनी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगी, इससे जाना होगा। तुम मुझसे दूर हो इसीलिए तो तुम मेरे पास आए। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम शादीशुदा हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। अनीता, मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। धोखा नहीं दे सकता मैं उसे। और मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, किसी भी कंडीशन में नहीं। गुड मॉर्निंग विनय देशपांडे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कौन हैं? हम रत्नागिरी पुलिस से आए हैं। रत्नागिरी पुलिस? बताइए सर, क्या काम है? हम जानना चाहते हैं कि तुमने चांदनी को क्यों मार डाला। What nonsense are you talking, sir? नंदू सब कुछ बक चुका है। नंदू बर्वे तुम्हारा साला और इस मर्डर में तुम्हारा साथीदार।
मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। थैंक यू सो मच। विनय, शादी कर लेते हैं। शादीशुदा कपल की तरह ही तो रह रहे हैं। पर सेम नहीं है। क्या हुआ? मन भर गया है मुझसे? थक गए हो ना तुम मुझसे? सच बोलो चांदी, मैं सब कुछ से थक गया हूं। मुझे मेंटल टेंशन नहीं चाहिए था, इसलिए मैं मुंबई आ गया। फिर तुम मेरे पीछे पीछे यहां चली आई। अब हम साथ में रह रहे हैं ना, बस। तो मतलब शादी नहीं करोगे तुम मुझसे? चांदनी, एक शादीशुदा आदमी दोबारा शादी नहीं कर सकता है, और वैसे भी मैं अनीता को नहीं छोड़ सकता, दुख नहीं दे सकता उसे। विनय, तुम मुझे भी दुख नहीं दे सकते। चांदनी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, तुम दोनों के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, असंभव। जब तक अनीता तुम्हारी पत्नी है तब तक मेरा तुम्हारी पत्नी बनना असंभव है। चांदनी प्लीज, इस स्टेटस को एक्सेप्ट करो। हमारी इस लाइफ में सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं होता विनय, बस नीयत साफ होनी चाहिए, जो इस वक्त तुम्हारी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना विनय। तुमने मुझे कहा कि तुम उसके साथ सब कुछ एंड कर चुके हो, और अब तो मुझे ये बता रहे हो कि तुम उसके साथ रहते हो। सॉरी अनीता, झूठ बोला मैंने, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब मैं थक चुका हूं और नहीं झेल सकता उसे। हमेशा एक ही बात की रट लगाए रखती है, शादी कर लो मुझसे, शादी। धमकी देती है मुझे। तुम ना विनय एक्चुअली मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं। मतलब? तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कितना पागलों की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ, इतना कि मैंने अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया मैं कहाँ हूं। एक फोन कॉल तक नहीं किया। तो लौट जाओ ना उनके पास। इतनी आसानी से बोल दिया कि मैं लौट जाऊं। विनय, एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं कभी भी अपने माँ बाप से मिली ना तो मिसेस चांदनी विनय देशपांडे बनकर ही मिलूंगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। चांदनी, ये बार बार कहना बंद करो, ऐसा नहीं होने वाला, असंभव है। अगर ये नहीं होगा ना तो कुछ और बहुत जल्द होने वाला है। क्या? सीधा पुलिस के पास जाने वाली हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ कि इस आदमी ने मुझसे शादी का वादा किया, मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे बताया कि ये शादीशुदा है। फ्रॉड और रेप दोनों का चार्ज लगेगा तुम पर। मुझे नहीं पता था कि बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी। कैसे नहीं पहुंचती विनय? इनवाइट भी तो तुम ही ने किया ना। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है, पर उस पे अमल क्यों किया? शादी की कोई वैल्यू नहीं होती क्या विनय? अगर तुमने कुछ सोचा होता ना तो ये सब नहीं होता। क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं वो बोलो। बोलना क्या है? उस को निकाल के फेंक दो नर्क में। किल हर, खत्म कर दो, वंस एंड फॉर ऑल। ओके चांदनी, करते हैं शादी। दिल से कह रहे हो या दबाव में आकर? दिल से बाबा, प्यार करता हूं तुमसे। फिर से कहो। प्यार करता हूं तुमसे। आई लव यू टू विनय, बहुत ज्यादा। सुनो, कहीं चलकर थोड़ा टाइम साथ गुजारते हैं, दूर, काम वाम से अलग। जहां मर्जी ले चलो, अब मैं तैयार हूँ। बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूं थोड़ा सा? अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एएसपी साहब, हमने पूरा प्लान बनाया था चांदनी का मर्डर करने का। आप लोग, कोई खबर मिली मेरी बेटी की? चांदनी मिली? चांदनी जायसवाल।
मैं शरद जायसवाल, चांदनी का फादर। बताइए कोई खबर? मिस्टर जायसवाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी चांदनी जायसवाल अब नहीं रही। 2 महीने पहले उसका मर्डर हुआ। विनय देशपांडे ही है ना? जी। आप जानते थे उसे? मैंने अपनी बेटी से कई बार कहा था कि चांदनी, शादीशुदा आदमी का घर मत तोड़, तेरे खुद का घर टूटेगा। देखिए, उसका खुद का घर टूट गया। एक बात अजीब है, 6 महीने पहले जब चांदनी घर छोड़कर गई थी तो उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। जी सर। और उसकी मिसिंग कंप्लेन में उसकी फोटोग्राफ होने के बावजूद भी लाश की फोटो से वो मैच कैसे नहीं हुई? सर, लाश की फोटोग्राफ्स हमने सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर की थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैच नहीं हुई। सर, कभी कभी हमारी नज़रों से भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि उस कुर्ती का लेबल छूट गया। हमें पहले ही देखना चाहिए था, इंटरनेट पे चेक करना चाहिए था। पारसेकर, चूक होती है, लेकिन हमें हर चूक से सीखना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। 24 घंटे सतर्क रहना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं ऑफिसर्स, बल्कि हमारी जिंदगी है। ओके, चलो अब बाकी के बचे हुए बैकलॉग केसेस भी क्लियर करेंगे। असंभव उस रिश्ते का नाम था जो 3 लोगों के बीच था, एक पत्नी, एक पति और एक प्रेमिका। दोनों औरतों में से कोई भी दूसरी औरत नहीं कहलाना चाहती थी, और उस आदमी के लिए किसी एक को चुनकर किसी एक को छोड़ना असंभव था। चांदनी के लिए अपने प्यार की आहुति देना उतना ही असंभव था जितना कि अनीता के लिए, लेकिन समझदारी तो असंभव नहीं थी। वो एक मुमकिन विकल्प था जिसे तीनों में से किसी ने नहीं चुना। इंसान भले कितना भी मानसिक और इमोशनल तनाव में क्यों ना हो, लेकिन किसी का कत्ल करके एक असंभव सिचुएशन को बदलने का ख्याल अपने आप में एक असंभव सच्चाई है जो कभी हो ही नहीं सकती। चांदनी का मर्डर भी पुलिस के लिए एक असंभव केस मालूम हो रहा था, पर क्योंकि वो सच की खोज में थे, न्याय की खोज में थे, इसलिए वो एक सुराग उनके लिए मशाल साबित हुआ, फिर से इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि परफेक्ट क्राइम असंभव है। क्राइम नेवर पेज। वडोदरा शहर, गुजरात। चंद्रकांत सोलंकी का घर, तारीख 2 जुलाई 2016। चंद्रकांत के बड़े बेटे करण सोलंकी का सेलफोन नहीं मिल रहा था। बाथरूम में जोયું करण? बाथरूम में भी देखा और घर के हर कोने में देखा। रिंग बज रही है पर पता नहीं कहाँ पे रख दिया फोन। करण, जो चीज घर में है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अरे भाई, मैं घर पे लेके आया था, दोनों फोन घर पे लेके आया था, पर घर पे ही कहीं पे रख दिया लगता है। वो ऑफिस में छोड़ के आया होगा। हाँ, ऑफिस जाने जोई लेजे तू। ऑफिस के बाद तू कहीं और गया था क्या? कहीं और से क्या मतलब है तेरा? भड़क क्यों रहे? सिर्फ पूछ रहा हूँ। रास्ते पर कहीं रुका होगा, वहीं छोड़ आया होगा। तेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देख करण, मेरे कहने का और कोई मतलब नहीं है, बहस मत कर। फिर से लड़ने लगे बच्चों की तरह। चलो चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, मैं भी लेट हो रही हूँ। मम्मी आओ जे। चलो ऊपर निकलो छो। आओ जाओ। आओ जाओ।
तेरा फोन किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अगर चुराया होता तो फोन स्विच ऑफ कर देता ना, रिंग क्यों जा रही है फिर? हो सकता है तूने साइलेंट पे कर दिया। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैं दोनों फोन घर पे लेके गया था। अब घर पे कहीं पे रख दिया या कहीं और, कुछ याद नहीं आ रहा है। बेल जा रही है ना, किसी ना किसी की नज़र पड़ी जाएगी और कोई सामने से कॉल बैक कर ही देगा। तू टेंशन मत ले, फोन मिल जाएगा तेरा। करण सोलंकी को उसके खोए हुए फोन के बारे में उसी दोपहर को खबर मिलेगी। उसे एक कॉल आएगा, उसे बताया जाएगा कि फोन कहां से कलेक्ट करना है और करण वहां जाएगा। हेलो, हाँ, कौन बोले सर? मैं करण सोलंकी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपने जिस नंबर से फोन किया है वो मेरा फोन है। मेरा मतलब कि मेरा दूसरा फोन। भाई मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा फोन है? देखो भाई, ये मेरा ही फोन है, बिल भी है मेरे पास इसका। मैं पुलिस कंप्लेन करवाने ही वाला था। तो भाई बिल लेकर आओ और अपना फोन लेके जाओ। वैसे ये फोन मिला कहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं, मेरे भांजे को मिला। हाँ, लेकिन कहाँ पे मिला? ये तो मेरे को उसने बताया नहीं। आप आके फोन लेके जाओ ना अपना। ठीक है, कहाँ पे आना है? देखो 8:30 बजे तक तो मेरे को काम है। एक काम करो, 8:45 बजे महिमा तालाब के पास में आके फोन लेके जाओ। देखो भाई, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट छूटूंगा, 9 बजे तक छूटूंगा, तो 15 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा। चल से? हाँ चल से, लेकिन आने के टाइम पे इसी नंबर पे फोन कर देना। वैसे नाम क्या है आपका? 9:15 बजे महिमा तालाब। हेलो हेलो संजय, तेरी बात सही निकली। सामने से फोन आया उसका, बोला बिल दिखाकर फोन लेके जाओ। किस्मत अच्छी है तेरी। लेकिन समझ में नहीं आया फोन गायब कैसे हुआ। किस्मत का लिखा पत्थर की लकीर होता है फाल्गुनी पे। आओ ना को महाराज, देखिए ना, मेरे करण की 2 शादियां 6 महीने में टूट गई। और दूसरा बेटा गौरव, उसकी भी बीवी एक ही साल में छुटा छड़ा देकर छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों होता है? दोष है फाल्गुनी बेन, कोई तगड़ा दोष। तो उसका कुछ तो उपाय होगा ने। हाथ जोड़ती हूँ, कहीं करो। ठीक है, हम दोनों की कुंडलियां दोबारा से बनाते हैं, बारीकी से देखते हैं। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। करण सोलंकी? हाँ बस वही महिमा तालाब वाले रास्ते पे खड़ा हूँ। हाँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। मैं करण सोलंकी, आप ही का फोन आया था ना? हाँ? आपने लेकिन अपना नाम नहीं बताया। अरे भाई, पहले अपना फोन तो लो। जी, थैंक यू। संपर्क साधवा मांगो छो ते मोबाइल स्विच ऑफ। अभी फोन बंद है? दोनों फोन बंद है। कल रात तक तो फोन पर रिंग जा रही थी। हेलो, जीजे 095680, ये बाइक आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? अरे मेरी ही बाइक है तो मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड होगी ना। आपको कौन चाहिए? माहीपुरा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपकी बाइक हमें महिमा तालाब के पास मिली। बात करो तो साहब, वो बाइक तो मेरा बड़ा भाई करण सोलंकी चलाता है। देखिए, बाइक के पास हमें एक लाश भी मिली। आप आकर शिनाख्त कर लीजिए। कौन हो तू? वो बाइक के बारे में क्या बोल रहे थे? करण के बारे में क्या बोल रहे थे? मम्मी वो शुक्र है
करण, मतलब 1 जुलाई से? कल सुबह करण अपना फोन घर में ढूंढ रहा था, नहीं मिला, फिर वो ऑफिस चला गया। फिर दोपहर को उसने मम्मी को फोन करके बताया कि फोन मिल गया और शाम को फोन लेकर घर लौट जाएगा। 9:30 बज चुके थे सर। करण अब तक घर नहीं आया था। मम्मी उसे बार बार फोन ट्राई कर रही थी। ક્યારની રિંગ જાય છે, ઉઠા નહીં रहा है। मम्मी वो जो फोन गुम हो गया ना उसके पे ट्राई करना। हाँ ये भी नहीं उठा रहा है। बाइक चला रहा होगा, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। रात भर करण घर नहीं आया। हमने पूरी रात उसे फोन ट्राई की। मम्मी ने सुबह भी उसे फोन ट्राई की, लेकिन सर फोन स्विच ऑफ आ रहा। करण की बॉडी के पास से हमें दोनों में से एक भी फोन नहीं मिला। किसने उसको फ़ोन करके बोला ये तो उसने बताया नहीं, मगर इतना बोला था कि सामने से किसी ने फ़ोन करके बोला है और वो शाम को मोबाइल लेने के लिए जाने वाला था। मोबाइल कहाँ खोया, कुछ बताया उसने? नहीं सर, वो अपने फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। कह रहा था कि अगर शाम तक फ़ोन नहीं मिला तो पुलिस में कंप्लेंट करेगा, इसीलिए मोबाइल का बिल भी साथ में रख रखा था उसने। उसे खुद को पता नहीं था कि उसने अपना दूसरा मोबाइल कहाँ रखा था। भाई को लग रहा था कि वो अपना फोन घर पर लेकर आया था और घर के अंदर ही कहीं खो गया है। फोन घर पे कैसे हो सकता है जब उसे फोन करके किसने ये बताया कि फोन उसके पास है? वही तो 1 जुलाई को शाम को ऑफिस के बाद करण कहीं गया था? सर मैंने भी उसे यही सवाल किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस के बाद वो सीधा घर ही जाता था। 2 जुलाई को भी गया होगा, पर आगे मैं बोल नहीं सकता। संजय नाम है ना तुम्हारा? जी सर। 2 मिनट जरा बाहर। कोई लफड़ा था क्या इस करण सोलंकी का? कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर? जहाँ तक मुझे मालूम है वो मैरिड था। तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसकी लाश की पहचान करने के लिए क्यों नहीं आई? करण तलाकशुदा था, वो भी 2 बार। 2 बार शादी, 2 बार तलाक। बंदा 2 मोबाइल रखता है, उनमें से एक गायब हो जाता है। कोई सामने से गायब हुए मोबाइल से उसके दूसरे मोबाइल पर फोन करता है, कहता है कि फोन उसके पास है, आकर ले जाओ। बंदा अपना फोन लेने जाता है और मारा जाता है, और दोनों फोन भी गायब हो जाते हैं। बटुआ भी गायब है? फोन लिए, बटुआ लिया, लेकिन बाइक छोड़ दी, जबकि अच्छी खासी बाइक बिक सकती थी चोर बाजार। सर एक मोबाइल का गायब होना, अभी किसी का फ़ोन करके ये कहना कि अपना मोबाइल आकर ले जाओ, वो भी एक सुनसान जगह से, और फिर कत्ल। सोची समझी साजिश लगती है सर। इस करण सोलंकी के बायोडाटा में 2 शादियाँ और 2 डिवोर्स। चेतन कोई तो था जो इस करण सोलंकी से बहुत खफा था। ये तो पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन इतना पक्का है कि काफी कॉन्फिडेंटली और मजबूती से ये छुरे का वार किया गया है। और मौत रात को 10 और 11 के बीच हुई। राइट सर। काश्चनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववासविनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनं विरहकातरया जुहावहं यं तन्मतनयां प्रव्रजन्तमेतः। सर 2 जुलाई की रात को दोनों फ़ोन की लोकेशन महिमा तालाब के आसपास थी, 9 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। और उससे पहले दोनों की लोकेशन क्या है? सर 444768567 जो फ़ोन करण के पास था उसकी लोकेशन ऑफिस थी, और 444098090 जो फ़ोन खो गया था उसकी लोकेशन उपासना नगर इलाके में। और उससे पहले वाली रात? सर परसों के लोकेशन रिकॉर्ड्स अभी तक आए नहीं। सर कॉल रिकॉर्ड्स में जो फ़ोन खो गया था 1 और 2 तारीख की रात तक सिर्फ एक ही कॉल किया गया, करण सोलंकी। जो दोपहर को क्या गया होगा, जिसमें करण सोलंकी से कहा गया कि फोन मिल गया है, आकर ले जाओ। ये फोन मिला कहाँ पे? आप आके फोन लेके जाओ ना अपना। मुझे लगता है फोन कोई गुम नहीं हुआ।
बल्कि उसको जानबूझकर गायब किया गया था। 1 जुलाई को करण सोलंकी ऑफिस के बाद आउट ऑफ रूटीन गया, जहां से उसका फोन चुराया गया। बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही मकसद से। मर्डर सर? जो कि हुआ। केतन, ये भी तो हो सकता है कि करण अपनी पहली पत्नी से मिलने गया हो, मीना शुक्ला, या फिर दूसरी पत्नी से सुजाता पटेल, या फिर कोई तीसरा या तीसरी जिसे कोई और नहीं जानता। मामा, बात हुई? हाँ, बात हुई। शो की दूं? क्या रहे आपसे पैसा? अरे आज तो वो लोग शोक मना रहे हैं, काले मड़ी जैसे। और वो कपिल मकवाणा वाली बात के लिए बोला था ना तुझे, वो बात दफन समझ, भूल ही जाओ उसे। कोई करण को मारना चाहता था। उसके मोबाइल फोन के गायब होने का पूरा सिलसिला अब शक और साजिश में डूबा हुआ मालूम हो रहा था। यह और साफ होता जा रहा था कि करण सोलंकी की एक वेल प्लान्ड हत्या की गई थी, जिसमें शायद प्रोफेशनल हत्यारे शामिल थे। लेकिन इस हत्या का मकसद क्या था, यह अब भी रहस्य के कोहरे में डूबा हुआ था। 1 साल से मैंने करण से बात तक नहीं की है सर। 3 साल हो गए हमारे डिवोर्स को। अब तो मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। बस एक्स हस्बैंड था, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए घर पर गई थी। 1 जुलाई को करण तुमसे मिलने आया था? जब हमारे बीच कुछ रहा ही नहीं सर, तो फिर मिलना क्यों? डिवोर्स के बाद सब सेटल था 1 साल से। कभी तुमने ये चाहा था कि काश मैं इस आदमी का मर्डर कर सकूं? बिल्कुल चाहा था। 3 साल पहले तो दिन में 4 बार ये ख्याल आता, पर आई एम श्योर ये ख्याल उसे भी आता होगा मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे। पर ये 3 साल पहले की बात है। अब मैं उस रिश्ते की सारी खटास भुला चुकी हूँ। मैं करण का मर्डर क्यों करूँगी सर? मेरा क्या फ़ायदा होता? डिवोर्स के सेटलमेंट के वक्त मुझे लमसम एलिमनी मिल ही गई थी, फुल एंड फाइनल। ये मेरे मिस्टर, वो करण और मेरा दूसरा बेटा गौरव। मेरे बेटों की बीवियां तो पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। हम चाह ही तो थे, किससे दुश्मनी निभाते हैं आपस में। फाल्गुनी बहन, चंद्रकांत भाई, आपके बेटे करण का मर्डर चोरी के दौरान नहीं हुआ। अगर डकैती उनका मकसद होता तो वो बाइक छोड़कर भी नहीं जाते। तो करण का एक मोबाइल गायब होना, उसके उस मोबाइल से उसके दूसरे मोबाइल पर कॉल आना, वो मोबाइल उसको वापस करने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाना और वहां पर उसका कत्ल होना, ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी। रहने दीजिए सर, हमारा बेटा तो अब वापस लौटने वाला नहीं, तो फिर आप ये गोल गोल जलेबी की तरह कहानियां क्यों सुना रहे हैं? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना बाहर किसी से है, ना आपस में। साहब 2 लगन हुए थे करण के, पर वो रंगीला रतन नहीं था, मतलब कोई चक्कर नहीं था उसका। फिर चक्कर क्या था? साहब उस घर में ही झोल है। कैसा झोल? वो क्या है कि आप इन दोनों भाइयों के डाइवोर्स के बारे में तो जानते ही हैं। गौरव का एक, करण के 2। ये खानदानी है इनका, मतलब चंद्रकांत और फाल्गुनी ये कई सालों से एक दूसरे से अलग रहे थे, और इन चारों की आपस में किसी से पटती नहीं है। कुछ ना कुछ खट्टा था। तो फिर साथ में रहने की वजह? लक्ष्मी माँ, बड़ोदरा में 4-6 प्रॉपर्टी हैं और उसी को लेकर आपस में इनमें टेंशन है, पर इसी वजह से टेंशन इन चारों को एक दूसरे से बांध के रखती थी, और तीनों को। तो काफी अंदर घुस के सबकी कुंडली निकालना। अब जब कुंडली की बात कर ही दिया साहब, तो आपको एक सुपर टिप देता हूँ। त्रिवेदी नाम का पंडित है, आप मिलो उससे जाके, वही इस सोलंकी फैमिली का कुंडली मास्टर है। ऑफिस जाओ छो, कम से कम हाफ डे तो जाना पड़ेगा।
સાહેબ હું કઈ ચમત્કારિક સાધુ કે તાંત્રિક मांत्रिक नहीं। मैं सीधा साधा ज्योतिषी हूँ और शास्त्रों के अनुसार कुंडलियों में दोष और गुण देख के कुछ उपाय बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि करण सोलंकी की हत्या की कुंडली किसने लिखी थी? साहब हत्या की कोई कुंडली नहीं होती, सिर्फ साजिश होती है, और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? साजिश की कुंडली किसने बनाई थी त्रिवेदी जी? मैंने कहा ना, मैं सीधा साधा ज्योतिष हूँ और शास्त्रों के अनुसार ही चलता हूँ। ये सुपारी, हत्या, ये सब हमारे शास्त्रों में नहीं है और हमारे चरित्र को भी स्वीकार नहीं है। चलिए, आपने ये तो स्वीकार किया कि सुपारी तो दी गई थी। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ साहब, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ फाल्गुनी बहन की घरेलू परेशानियाँ कम करने में ही सहायक रहा हूँ। किस तरह की घरेलू परेशानियाँ त्रिवेदी जी? सर, ये तो अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि उनके दोनों बेटों का वैवाहिक जीवन काफ़ी डामाडोल चल रहा है। फाल्गुनी बहन और चंद्रकांत भाई के बीच भी आप सहायक रहे? साहब, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये दोनों काफ़ी सालों से अलग रहते थे। अब पिछले 3 सालों से जब चंद्रकांत भाई का रिटायरमेंट हुआ ना, तब से वो लोग फिर से साथ में रहने लगे। अच्छा त्रिवेदी जी, मसला क्या है? पति पत्नी के बीच का मसला भला एक ज्योतिषी कैसे जानेगा? आप उन्हीं से पूछिएगा तो बेहतर होगा। जॉब करती थी, अब भी कर रही है। मुझसे ज्यादा कमाने लगी तो मुझे ईगो प्रॉब्लम हो गया, अलग हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद ईगो शांत हो गया? दवाइयों ने बुढ़ापेपन की उम्र तो बढ़ा दी है, लेकिन अकेलेपन की तो कोई दवा नहीं बनी है ना। एक जोड़े को अलग करने वाले मसले समय के साथ सुलझ जाए तो वो जोड़ा फिर से एक नहीं हो सकता क्या? मसले अगर सुलझ जाए तो और क्या चाहिए? वैसे मसले तो आपके पति और आपके बेटों के बीच में भी थे। हाँ थे। तो उन दोनों लड़कों को फाल्गुनी ने अकेले बड़ा किया। उनके लिए तो समझो मैं एक अजनबी था, इसलिए उनके दिल में मेरे लिए कोई खास प्यार या इज्जत नहीं थी। जब मैं दोबारा उनकी जिंदगी में शामिल हुआ तो उन्होंने भड़ास मुझको निकालनी ही थी। मैं उन तीनों के बीच में समझो जैसे अंपायर थी, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल होता था। कभी लगता था बेटों का गुस्सा बराबर है, तो कभी लगता था कि उनका इतना अपमान सहना भी बराबर नहीं है। अपमान मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बन गया था। साफ साफ बता दो, वो मुझे बाप नहीं, एक बोझ, एक भिखारी समझते थे। मतलब? पैसा। मैं जब कभी उनसे अपनी जेब खर्चे के लिए चंद पैसे मांगता तो मुझे बहुत इंसल्ट करते थे। निवाला तक गले से नीचे नहीं उतरता था, और जब मैं फाल्गुनी से मांगता तो वो उसे भी देने से रोकते थे। गलत थे करण और गौरव दोनों, पर उनका गुस्सा भी बराबर था। साचू कहूं साहब, मैं बट गई थी बेटों और पति के बीच। तो आपने हत्या से हल निकाला, अपने बड़े बेटे करण का खून करवा दिया। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? हमारे बेटे को फाल्गुनी ने मारा? मैंने मारा? मान लिया ना माने मरवाया ना आपने, तो क्या भाई ने भाई को मरवाया? क्या आपके बड़े बेटे करण की हत्या आपके छोटे बेटे गौरव ने करवाई? सर, आप मुझसे वही सब पूछेंगे ना जो मेरी मम्मी और मेरे बाप से पूछा? मम्मी पापा ने कोचिंग देकर भेजा है बेटे? अगर मैं आपको दूध पीता बच्चा नजर आता हूँ तो आपकी नजर कमजोर है। गौरव, मेरी नजर कातिल को ढूंढ रही है, सिर्फ कातिल को। और अफसोस, कातिल की एक छोटी सी झलक मुझे तुम में भी नजर आ रही है। देखिए सर, आप तो जानते ही होंगे कि इस शहर में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसे लेकर आप लोगों के बीच बहुत टेंशन है। टेंशन तो करण लेता था, उसे सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करनी थी, लेकिन सर प्रॉपर्टी के लिए मर्डर करवाने वालों में से मैं तो नहीं हूं। चलो, शुक्र है कम से कम तुमने ये तो माना कि प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच घमासान लड़ाइयां होती थी। झगड़ा करना ही था तो प्रॉपर्टी क्यों, एक सेफ्टी पिन को लेकर भी तो कर सकते थे। बराबर, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर तुम लोग लड़ रहे थे। तो गौरव, अब ये बताओ कि प्रॉपर्टी को लेकर करण की सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ थी? मेरे बाप से।
जो कभी हमारी जिंदगी में बाप जैसा था ही नहीं। किस मुंह से जेब खर्च मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? कभी घर खर्च दिया? कभी सोचा कैसे उस अकेली औरत ने 2-2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया? मेरे हाथ बहुत तंग महसूस कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैला था। तो खोल दो ना मुट्ठी, कर दो सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे। एटलीस्ट वो प्रॉपर्टीज तो कर सकते हो ना जो ऑलरेडी मेरे नाम पे खरीदी है। करण, सारी प्रॉपर्टीज तेरे अकेले के नाम पर क्यों नहीं? तू बीच में मत बोल गौरव, तुझसे बड़ा हूं मैं। तुझसे कई ज्यादा खर्चे इस घर के लिए मैंने किए हैं, वो भी कई ज्यादा सालों से। झूठ। करण झूठ बोलता था सर। जब करण की पहली पत्नी आई, दूसरी पत्नी आई, तब करण की कमाई की हर एक पाई उनके हाथ में जाती। घर का सारा खर्चा मैं और मम्मी उठाते थे सर। करण का अचानक से प्रॉपर्टी मांगना एकदम गलत था। मेरे गुजरने के बाद जो मैंने वसीयत में लिखा है वही तुम दोनों को मिलेगा, ना उससे पहले मिलेगा और ना उससे ज्यादा मिलेगा। और गुजरने तक दीमक की तरह चाटते रहोगे हमारी जिंदगी को, है ना? ए करण, ये तरीका है पप्पा से बात करने का? माफी मांगे हमने। ये मेरे बेटे हैं, यही सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि ये मेरा बाप है। ये सीधी बात है, प्रॉपर्टीज में चारों के नाम होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। बहुत सरस दिख रहा हो, बहुत सरस। एक मैं हूं कि तुम दोनों की जिंदगी सेटल करने की कोशिश कर रही हूं मैं, और तुम दोनों हम दोनों के जाने के बाद का सोचने लगे। देख मां, मुझे पता है कि आज तक तूने सिर्फ दिया ही है, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। पहले जन्म दिया, फिर माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन अगर इस आदमी को इस घर में बाप का ओहदा चाहिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, वरना कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। कर। और मम्मी, अगर आपने इन पर तरस खाकर पैसे वैसे दिए हैं ना, तो ना मुझे और ना भैया को अच्छा लगेगा। गौरव, तो कैसी परवरिश दी है तूने? कैसे संस्कार दिए हैं? ये ऐसे कैसे हो गए? तो आप आते ना पप्पा और पति बनकर अच्छे संस्कार देने, तब तो पीछा छोड़ा के भाग निकले अपने ईगो की आड़ में। और ये ईगो शू करूं तुम्हारा ईगो नु? हाँ, ईगो नहीं, जलन थी तुम्हें, जलन कि मैं जॉब करती हूं, आपसे ज्यादा कमाती हूं, मेरे कई सारे पुरुष दोस्त हैं। किसका डर था आपको? किसका डर था आपको? हाँ, कि उनमें से किसी के साथ मेरा कोई चक्कर है। अब तुम भी मुझे कोड़े मारोगी। बहुत है। अपने आप पे तरस खाना तो आप छोड़ ही दो। बुढ़ापे में आपको अकेलेपन का डर था, इसीलिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है आपने, वरना आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। आसान है बहुत ये सब बातें बोलना, पर फूल सी उम्र के मासूम बच्चों के बाप ऐसे अचानक एक दिन उनके सामने घर छोड़कर चला जाए ना, उसके बाद कैसे संस्कार, कैसी परवरिश। मैंने मेरे भाई करण को नहीं मरवाया और ना ही मेरी मम्मी ने। और रही बात मेरे बाप की, तो मैं अपने बाप पर रत्ती भर का भरोसा नहीं करता। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, कम से कम 23 हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा, कुछ सुपारी उठाने वालों से बात की, किसी को भनक तक नहीं है। वो शायद इसलिए कि उनमें से कोई शामिल नहीं है। फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स? सर, सभी फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। हाँ, फैमिली की काफ़ी प्रॉपर्टीज है, एक 3 बेडरूम फ्लैट और 2 और फ्लैट्स। मतलब कई मकान हैं, कई दीवारें, लेकिन नींव शायद कमजोर है। सर, गौरव शायद करण से गुस्सा था, क्योंकि करण ने गुस्सा दिखा के अपने फादर की कुछ प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश की थी। इन दोनों की माँ फाल्गुनी शायद प्रेम और गुस्से के बीच बढ़ चुकी थी। एक तरफ दोनों बेटों पर प्रेम, सालों बाद वापस आए पति पर प्रेम, और दूसरी तरफ इन्हीं तीनों पर गुस्सा भी। सर, फाल्गुनी चंद्रकांत से इसलिए गुस्सा है क्योंकि चंद्रकांत को यह लगता है कि उसने अपने बेटों को ठीक से बड़ा नहीं किया, और अपने बेटों से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके बेटे अपने बाप से ठीक से पेश नहीं आते। बाप भी बेटों से खफा था, और ऊपर से उसका और पत्नी का सालों पुराना मनमुटाव। फिर भी एक साथ रहते थे, एक ही घर में। सब कुछ घर में ही है केतन। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अकेला है या सब एक साथ जुड़े हुए। और सर, उसके बाद वो दूसरा मोबाइल गुम होने का ड्रामा, वही साजिश का पहला अंक है केतन। इस ड्रामे का हम पर्दा गिराएंगे जरूर। मिसिंग फोन की लोकेशन रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आ गई। अब इस फोन लोकेशन रिपोर्ट ने एक नया चैप्टर खोला इन्वेस्टिगेशन में। सर, 1 जुलाई की रात को करण का दूसरा फोन उसके घर के अंदर ही दिखा रहा है।
और वो फोन घर से चामुंडा सर्कल तक गया था। केतन हमारा शक सही निकला। उस घर में चंद्रकांत सोलंकी, फाल्गुनी सोलंकी, गौरव सोलंकी में से किसी एक ने या फिर दो ने या फिर तीनों ने मिलकर करण का फोन चुराया और करण बौखलाकर अपने उस फोन को ढूंढने लगा। फिर उस फोन से करण के दूसरे फोन पर फोन किया गया। हेलो। और फिर फोन वापस करने के बहाने करण को एक सुनसान जगह पर बुलाया गया। जिस आदमी ने फोन किया उस आदमी को फोन तो मिला नहीं होगा, शायद उसे सुपारी मिली होगी करण से। अब सवाल यह उठता है कि कौन, तीनों में से कोई एक या तीनों में से कोई दो या फिर तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। सर तीनों में से कोई भी कबूल नहीं करेगा कि अकेले थे या साथ साथ, कबूल करवाना पड़ेगा। केतन, मां कमा रही है, पैसा है उसके पास। गौरव कमा रहा है, पैसा है उसके पास। बाप रिटायर है, उसके पास पैसे नहीं है। सुपारी के पैसे सर? बिल्कुल, कोई फोकट में तो सुपारी उठाता नहीं है। प्रोफेशनल्स अच्छे खासे पैसे लेते हैं। साहब, पराग लाठिया कड़िया है और इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और इस वक्त वो आपको यहीं पर ही मिलेगा। साहब, वो रहा पराग लाठिया। पराग लाठिया? हाँ साहब। चल पकड़ो से। पराग लाठिया, नानू कंसारी, मामा भांजे। करण सोलंकी को किसने मार डाला? ये दोनों शामिल थे मर्डर में? इस पराग ने छुरा चलाया था। चलाया था क्या पराग? जब हम इस पराग को पकड़ने के लिए गए तो नानू वहां से भाग खड़ा हुआ। तू डर मत पराग, तेरे साथ कोई मारपीट नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ तुझे अपने आका का नाम बताना होगा कि करण सोलंकी को मरवाने के लिए तुझे सुपारी किसने दी। जी चंद्रकांत जी, हमने दो किराए के हत्यारों को पकड़ा जिन्होंने आपके बेटे करण की हत्या की थी। कौन? पराग लाठिया और उसका भांजा नानू। और एक शॉकिंग खबर भी है। क्या? आपके बेटे करण सोलंकी को मारने का प्लान कोई पहला प्लान नहीं था। उसके पहले भी मर्डर का प्लान बना था, पर उस वक्त शिकार एक नहीं 2 लोग थे। तो सोलंकी साहब, इतने खफा थे आप अपनी फैमिली से कि पहले आपने डबल मर्डर का प्लान बनाया, अपनी पत्नी फाल्गुनी और छोटे बेटे गौरव को मरवाने की सोची। नमस्कार सेठ। पराग, एक काम करोगे मेरे लिए? बोलो ना सेठ, कौन से वाले घर का काम है? घर का नहीं, घर वालों का काम है। मतलब इतने शू साहब? मेरे घर के 2 लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा। इन दोनों को जान से मार डालना है। साहब पैसा भरपूर मिलेगा, इतना मिलेगा कि जिंदगी में दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। भले साहब, मैं एक आदमी को जानता हूँ, कपिल मकवाना, अभी भी जेल से छूटा है। 3 मर्डर किए हैं साहब उसने। बढ़िया है, मैं अपनी पत्नी और बेटे की सारी जानकारी तुम्हें दे दूंगा। बस जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। भले साहब। आज ऑफिस से गई? मन ना थયું और फिर मैंने सोचा
आज पूरा दिन आपके साथ रहती हूँ। अरे હું ઠીક છું ના પણ આપણા ગૌરવે ઠીક નથી કર્યું। आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की उसने। मैंने डांटा भी उसे सुबह में। हमें जरूरत है आपकी। आपके बिना इतने सालों रहे, मिस किया है आपको। बातों में गर्मा गर्मी हो जाती है पर प्यार तो है ना। आप भी बहुत प्यार करते हो ना बच्चों से, मुझसे। सोलंकी सेठ ने 3 लाख रुपए दिए, बोले फाल्गुनी बहन और गौरव सोलंकी को खलास करीना को। फिर कत्ल के 2 दिन पहले उन्होंने फोन करके बोला प्लान कैंसिल, अब उन्हें नहीं मारना है। और कभी कत्ल करने का एहसास होता उन दोनों को, और कभी एहसास होता है कि कितना प्यार करती है मुझसे, इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया। बहुत महान आत्मा है आप सोलंकी साहब, लेकिन बाद में इस महानता का क्या हुआ जब आपने अपने बड़े बेटे करण को मरवाने की सुपारी दी? पहले जो हुआ सो हुआ, भूली जा। इस बार निशाना मेरा बड़ा लड़का है करण। पण साहब उसके पैसे तो अलग लगेंगे ना? अबे जो पहले कैंसिल हुआ उसके तो 3 लाख दिए थे ना। अरे साहब वो पैसे तो कपिल मकवाना को दिए थे तो? और वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब इस काम के लिए पैसे तो लगेंगे ना। फिर से 3 लाख कमी भी हो सकता है। 1 लाख कौन करेगा? मैं खुद करूंगा साहब। मेरा भांजा है नानू, उसको साथ में ले लूंगा। चिंता नहीं करो सर, काम तेज है। हाँ पराग, करण तो अकेले मिल ही नहीं रहा जहाँ ठीक ढंग से काम हो पाए। अभी आप थोड़ी मदद करो ना सेठ। पराग मैंने उसकी सारी दिनचर्या तुम्हें बता दी थी। ठीक है सेठ, लेकिन क्या है ना करण का आना जाना भीड़ भाड़ वाले एरिया में। अभी उधर कुछ करेंगे ना सेठ तो सब के सब पकड़े जाएंगे। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी मदद करिए आपने। पता करो ना कि ऐसी किस जगह पे अकेले करण को बुला सकते हैं। मतलब कोई तो चीज होगी ना जिसमें उसकी जान अटकती होगी। सोलंकी सेठ ने खुद आइडिया दिया कि करण का फोन चोरी हो जाएगा। दूध खलास થઈ ગયું છે, लेके आते हैं। ठीक है। थोड़ी वॉकिंग करवा जाऊं छू। ये करण का दूसरा फोन है, इसके बिना वो परेशान हो जाएगा। तुम उसे इसी फोन से फोन करो कि कहो कि तुम्हें मिला है, लौटाना है। शाम को किसी सुनसान जगह पर बुलाओ और उसका काम तमाम कर दो। जिस तरह से बीवी और छोटे बेटे गौरव पर लास्ट मिनट में प्यार आ गया, वैसा ही प्यार अपने बड़े बेटे करण पर क्यों नहीं आया? मुझे दोनों बेटे बराबर नापसंद थे। अगर पहला प्लान कैंसिल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाल्गुनी की वजह से। और जब करण की बारी आई कुछ तो सोचा होगा आपने। दिन ब दिन बदतमीजियों की सारी हदें पार कर रहा था वो। इस घर में बाप का ओहदा चाहिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, वरना कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। गालियां चीखना चिल्लाना उसका बढ़ता ही जा रहा था। एक बात और। क्या? करण और गौरव फाल्गुनी के बेटे जरूर हैं, पर मेरे नहीं। एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताएगी? पूछो। ये दोनों करण और गौरव मेरा खून नहीं है ना? अब भी उस वहम से नहीं निकले? किसी भी वहम में नहीं था, ना ही मुझे कोई डाउट था, लेकिन आज पक्का हो गया है। तुम्हारी अनगिनत अफेयर्स में से ही ये दोनों जन्मे हैं। तो ये वजह थी फाल्गुनी जी से जुदा होने की। हाँ। फिर भी बुढ़ापे में अपनी देखभाल के स्वार्थ के खातिर आपने उन तीनों के साथ समझौता कर लिया। सोलंकी साहब, आपका बच निकलना तो नामुमकिन था,
पहले हमें लगा कि सुपारी की इतनी बड़ी रकम आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपनी जेब खर्च के लिए अपने बच्चों से लड़ते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि पैसा तो है आपके पास, और बहुत सारा है, बैंक में, यहां वहां, और बैंक से आपने एक बड़ी रकम विड्रॉ भी की। हाँ, 3 लाख रुपए। पर सोलंकी साहब, आपको अंदाजा है कि आपके किराए के हथियारे भी आप ही की तरह लालची हैं? क्या मतलब? मतलब ये सोलंकी साहब कि उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। कैसे? ये कपिल मकवाना कौन है? मुझे क्या पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक पेशेवर हत्यारा है। कपिल मकवाना एनकाउंटर में मारा गया? कब हुआ ये? कोई आइडिया नहीं है सर। ये कपिल मकवाना कौन है? कपिल मकवाना नाम का कोई पेशेवर हत्यारा है ही नहीं। इस पराग ने आपको बेवकूफ बनाकर वो 3 लाख रुपए आपसे लिए। मुझे इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद आपको कोई फर्क ना पड़ता हो सोलंकी साहब, लेकिन आपकी पत्नी फाल्गुनी को जरूर फर्क पड़ेगा हकीकत जानकर कि उसके बड़े बेटे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। गौरव आपका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। मुझे भी कोई शौक नहीं उससे मिलने का। अब ये नक्की हो गया है कि करण के कातिल आप ही हो, तो सोचती हूं आपको एक सच बता ही दूं। अब जानना चाहते थे ना, ये 2 लड़के करण और गौरव किसके बेटे हैं? साचू बोल, मेरे नहीं है ना? करण और गौरव दोनों आप ही के बेटे हैं, और ये मैं मेरे मरे हुए करण की कसम खाकर कहती हूं, एक बार भी मैंने एक पल के लिए भी आपके साथ बेवफाई नहीं की। एक वहम को लेकर वो अपनों से खफा था, इस हद तक खफा कि अपनों को ही तबाह कर दिया। अगर कोई किसी बात को लेकर खफा है, कोई गिला है, तो उसे अंदर रखकर कोई क्यों तड़पे, किसी और को क्यों तड़पाए? क्यों ना गिले शिकवे भुलाकर वो आगे बढ़े और दूसरों को भी बढ़ने दे। जिंदगी में अक्सर एक मोड़ आता है, जब आप पीछे मुड़कर उस मोड़ को देखते हैं तो समझ में आता है कि वो मोड़ हमें नहीं लेना चाहिए था। तबाही मचाने वाले इस मोड़ की पूरी असलियत कभी एक साथ सामने नहीं आती, लेकिन आसार जरूर नजर आते हैं कि आगे रास्ता खराब है। अब समझदारी तो यही कहती है कि या तो आप उस रास्ते को ठीक होने का वक्त दें या फिर कोई दूसरा रास्ता ले लें। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।